हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया हो? देखिए, आज स्टार्ट किया जाएगा ये पॉलिटेक्निक का लेक्चर नंबर 2, वो भी साइटोलॉजी जो हम पढ़ रहे थे। उसमें जो साइटोलॉजी पढ़ रहे थे उसका ये वाला लेक्चर जो सेल ऑर्गेनेल। अभी तो हम क्या कर रहे थे बाबू, जैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका ये छोटा सा आपका मान लेते हैं ये सेल है, ठीक। ये आपका छोटा सा सेल है, तो सेल के ऊपर वाली जितनी सारी चीज़ें थी वो हम ख़त्म कर दिए थे। अब सेल ऑर्गेनेल यानी इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनेल है उसके बारे में स्टार्ट करेंगे। वो भी स्टार्ट करेंगे हमारा पहला, देखिए, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल, ठीक। वो भी हमारा पहला है माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोमिस क्या होता है? माइटोमिस क्या होता है? देखिए यहाँ लिखा है माइटोमिस थ्रेड मतलब धागा, और कॉन्ड्रिया में ग्रेन्यूल यानी जो सेल के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रेन्यूल की तरह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसे हम माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यदि हम यहाँ से छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए ये आपका एक माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक। तो इसमें ये यहाँ हो गया और ऐसे यहाँ होके ये ऐसे आता है, ठीक है। ये भाई ये कैसा बन गया? चलिए कोई दिक्कत नहीं, बना दिए। ये आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए इसमें आपका ये ऐसे जो होता है ये डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो होता है इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमारा क्रेब साइकिल होता है, ठीक है। क्रेब साइकिल मैट्रिक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। अब क्रेब साइकिल क्या होती है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारे अंदर इसमें राइबोसोम होता है, इसके पास खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। ये राइबोसोम हो गया। और क्या होता है इसके पास? ग्रेन्यूल होता है, इसके पास खुद का डीएनए, और यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ऐसे ऐसे जो होता है ये आपका ग्रेन्यूल्स है, ठीक। इसके पास ये ग्रेन्यूल हो गया। अब इसके पास खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, और ये जो फोल्डिंग हुई, जैसे यहाँ पर फोल्डिंग, यहाँ पर फोल्डिंग, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। सृष्टि नहीं, क्रिस्टी। ये क्रिस्टी हो गया। राइबोसोम, क्रेब साइकिल, डीएनए, आरएनए, इसकी जो दो लाइनिंग होती है, ये आउटर यानी आउटर मेम्ब्रेन होता है, और ये वाला जो होता है ये इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन, इसके दो मेम्ब्रेन है। ये टोटल आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यदि अच्छे से बनाना हो तो ऐसे बनाइएगा, और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके ऐसे बना दीजिए, ऐसे इसको, ये माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक। अब इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं, यानी कुछ पढ़ लेते हैं। पहले हमारा दिया है अल्टमान नामक वैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने 1890 में इन्हें कणिका के रूप में देखा। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया अभी देखे तो उनका क्या नाम रखा था? बायोप्लास्ट। अब देखिए करिए, बायोप्लास्ट यदि कोई पूछे तो किसे कहते हैं, तो इन्होंने अल्टमान नामक वैज्ञानिक 1890 में माइक्रोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोला था, ठीक। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या है, फिर आए हमारे सी बेंडा जी। सब लोग इतना ज़्यादा सब थ्योरी दे, यानी सब नाम इधर उधर दे रहे थे, तो इन्होंने आए सी बेंडा 1897 में। इन्होंने सर्वप्रथम माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक। इन्होंने इसी बायोप्लास्ट को क्या नाम रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रेजेंट टाइम में हम क्या करते हैं बाबू? पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये करता क्या है? श्वसन में माइक्रोकॉन्ड्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे हम क्या लेते हैं बाबू? ऑक्सीजन O2 अंदर लेते हैं। O2 क्या करते हैं बाबू? इन करते हैं इनसाइड, यानी O2 हम क्या करते हैं? इनसाइड करते हैं, और CO2 हमारा बाहर साइड होता है, ये हमारा आउटसाइड होता है, ठीक। ये इनसाइड, ये आउटसाइड। अब बताइए क्या होता है, हम जो ऑक्सीजन लिए हैं तो इसमें ये कार्बन कहाँ से आया? कार्बन से कहाँ से आया? यही हमारा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलता है, ठीक। यदि कोई चीज़ जलता है तो कार्बन निकलता है कि नहीं? तब कोई पूछे ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो कैसे आता है? यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया के सहायता से ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ठीक। अब देखिए इसीलिए क्या कहते हैं, श्वसन में माइक्रोकॉन्ड्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, पादप कोशिका में जंतु यानी पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में जंतु कोशिका की अपेक्षा माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, ठीक। ये पॉइंट था। अब इन्होंने क्या कहते हैं, बाह्य कला और आंतरिक कला में एक स्थान द्वारा पृथक होता है, जिसे हम पेरी माइक्रोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। अब देखिए क्या दिया, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो ये वाला स्पेस है, इसके ये जो स्पेस है तो इसे हम क्या कहेंगे? अब दो के बीच में पाया जाता है, क्या करेंगे? पेरी। यहाँ पर लिख देते हैं हम पेरी माइटो
माइक्रोकांड्रियल स्पेस होता है, ठीक, इसे ही तो बोलते हैं माइक्रोकांड्रियल स्पेस, यानी आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। अरे बाबू देखिए, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, तो ये आपका आउटसाइड हो गया, ये आपका इनसाइड। इनके बीच में ये जो जगह है, ये जो जगह है, इसे हम क्या कहते हैं? पेरीमाइक्रोकांड्रियल स्पेस बोलते हैं। स्पेस मतलब जगह होता है, पेरी मतलब दो के बीच में, यही आपका पेरीमाइट्रियल स्पेस कहते हैं। क्रिस्टी क्या होती है अभी बताएं क्या है? ये जो फोल्डिंग है, फोल्डिंग जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो फोल्डिंग है इसी को तो हम क्रिस्टी बोल रहे हैं, तो इसी को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी यानी क्रिस्टी जो है, ठीक, ये क्रिस्टी क्या करता है? क्रिस्टी माइक्रोकांडिया के आंतरिक कला से मुड़कर अंगुली नुमा, ऐसे अंगुली नुमा क्या करती है? उभार के रूप में निकल कर एक क्या करती है? देखिए, एक संरचना बनाती है, एक संरचना बनाती है, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। कोई पूछे क्रिस्टी कहते हैं माइक्रोकांडिया के जो ऐसे ऐसे ये फोल्डिंग हुई है, फोल्डिंग हो तो उसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। अब ये क्या तीसरा यानी ये वाला पॉइंट, माइक्रोकांडिया अर्धस्वावत यानी सेमी ऑटोनोमस कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसके पास जब खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या कर सकता है? खुद से यानी अपने से ये मल्टीप्लाई होकर नया माइटोकांड्रिया बना लेता है। तो ये था इतना ये पॉइंट। अब इसका कुछ पॉइंट और है यहाँ पर, देखिए इसका कुछ पॉइंट यहाँ पर है, ये जिसे देखते हैं। पहला क्या दिया है? यानी माइक्रोकांडिया में डीएनए, एमआरएनए एवं राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। अभी पहले सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस क्या होता है? जो खुद से ही मल्टीप्लाई हो जाए तो उसे हम सेमी ऑटोनोमस बोलेंगे। इसके पास खुद का डीएनए, खुद का एमआरएनए और राइबोसोम पाया जाता है, इन जिसकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होता है। बताइए, आपके पास सब कुछ है तो सेल्फ डिपेंडेंस है कि नहीं? तो इसी तरह से होता है। माइक्रोकांडिया कोशिका का ऊर्जा यानी कोशिका का ऊर्जा गृह, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। अब यानी ये इसके पास इसे क्या कहते हैं? जैसे आपके घर में इन्वर्टर बैटरी लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं? इन्वर्टर पावर हाउस, आपके पास पावर हाउस है कि नहीं? यानी पावर, अरे सिंपल समझिए, आपकी बैटरी मोबाइल की ख़त्म हो जाती है तो हम सब लोग क्या करते हैं? पावर बैंक रखे रहते हैं, आराम से क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं। तो उसी तरह से यानी सेल को यदि एनर्जी चाहिए तो ये देता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसे ऊर्जा गृह बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ईंधन का चरणबद्ध यानी स्टेप वाइज ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा एटीपी मुक्त होती है। ये था हमारा बाबू पूरा माइटोकांड्रिया। अब आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं। कहीं यदि ईआर लिखा रहे ऐसे, यानी ई और आर भी लिखा रहे तो समझ लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वही तुमसे कहते हैं, यह झिल्ली से घिरी वाहिकाओं यानी वेसल का अंतरा संरचनित तंत्र होते हैं, जो सृष्टि यानी सिस्टर्नी और पुटिका यानी वेजाइकल, ठीक है, वेजाइकल द्वारा यानी तथा द्रव युक्त सकरी नली से मिलकर बनी होती है, ठीक। इसको कौन दिया था? इसे प्रदत्वी जालिका नामक पोर्टन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में दिया था। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक राइबोसोम विहीन, पहला राइबोसोम विहीन, जब हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है, जैसे आपका ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ बना देते हैं, ये हो गया आपका, और यहाँ से हम आपका दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब क्या पूछा? राइबोसोम विहीन, यानी जब इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम न हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है शॉर्ट में लिखते हैं SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। जहाँ पर राइबोसोम नहीं रहेगा यानी राइबोसोम एब्सेंट होता है, यानी राइबोसोम इसमें नहीं पाया जाता। ये तो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं करेगा, ठीक है। अब दूसरा बताते हैं, और दूसरा ये था आपका प्रोटीन, देखो दोबारा पढ़ते हैं, राइबोसोम विहीन तथा अथवा चिकनी अंतः प्रदाथिका यानी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोटीन का संश्लेषण में भाग नहीं होती। भी क्या बताएं? जब इसके पास राइबोसोम ही नहीं है तो कैसे ये प्रोटीन सिंथेसिस करता? प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम, ये प्रोटीन फैक्ट्री इसे कहते हैं,
ठीक, ये यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता। दूसरा आता है राइबोसोम युक्त यानी खुदरी, जिसमें क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ में हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे आपका ये हो गया तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे पाया जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है ये जो है ये इसको क्या कहेंगे, ये राइबोसोम, इसमें ये राइबोसोम प्रजेंट है। ठीक, जब प्रजेंट है तो इसे क्या कहेंगे, रफ, यहाँ लिख देते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस जब हमारा क्या है बाबू, राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस तब होगा, जाहिर सी बात है। जब प्रोटीन यानी राइबोसोम नहीं रहेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जब राइबोसोम रहेगा तो उसे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन अवशोषण, ठीक है, ये संश्लेषण। तो वही तुमसे कहा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, यह यानी संश्लेषी पदार्थ जैसे ग्लाइकोजन भंडारण के रूप में स्थान प्रदान करती हैं। ठीक, ये था हमारा बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टोटल। दोबारा बताते हैं, देखिए दोबारा बता देते हैं। पोर्टर नामक वैज्ञानिक कब 1953 में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताए थे। अब यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है ये नहीं पाया जाएगा यानी नहीं पाया जाता तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ठीक, अब यदि इस यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये जो पाया जाएगा ये ऐसे रहता है। ठीक है, ये यदि राइबोसोम प्रेजेंट, यदि राइबोसोम है इस पे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक, ये था टोटल हमारा बाबू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं राइबोसोम। अभी राइबोसोम के बारे में पढ़ें तो राइबोसोम के ही बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, ये अति सूक्ष्म कोशिकांग है यानी बहुत छोटा छोटा कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती है। राइबोसोम यानी जो सेल ऑर्गेनेल देखेंगे वो तो माइक्रोस्कोप से यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे, मगर उसमें जो राइबोसोम है बहुत छोटा है जो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या दिया, राइबोसोम की खोज तथा नामकरण पैलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक, पैलाडे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अब इनकी क्या कुछ चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट, राइबोसोम 70S और 80S पाया जाता है। अब देखिए 70S क्या होता है और 80S क्या होता है। ये राइबोसोम जो होता है, ये राइबोसोम हो गया, ये कितने में डिवाइड होता है, एक हमारा 70S होता है और आपका 80S होता है, 80S होता है। अब यस मतलब क्या होता है, सब वर्ग यूनिट होती है, सब वर्ग यूनिट होती है, जिसे हम ये यस जो है तो ये सब वर्ग यूनिट इसका मतलब होता है। अब यहाँ से हम आपको पढ़ते हैं, ठीक है। वही आपका 70S और 80S प्रकार के 70S राइबोसोम के यानी 70S प्रकार के राइबोसोम केवल प्रोकैरियोटिक, ये याद रखिएगा, केवल किस में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया तथा लवकों में पाए जाते हैं। माइटोकांड्रिया याद रखिएगा, 70S राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकांड्रिया और लवकों में यानी प्लास्टिड में पाया जाता है। लवक केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। और ये जब टूटता है तो 50 और 30 यानी ये इसकी जो यूनिट है, यदि इसे हम तोड़ेंगे, इसे यदि तोड़ रहे हैं 70S को, तो बताइए क्या होता है, ये 50S और 30S में टूटता है। 50 और 30 80 होता है, मगर ये जब टूटता है राइबोसोम, ये मैथ नहीं है बाबू, बायोलॉजी है, ठीक है। तो ये 30S और 50S यानी 30 और 50S में टूटता। अब इसे यदि तोड़ेंगे तो 60S में टूटता है और 40S में टूटता है, ठीक। 60S जिसे हम क्या होता है 60S वर्ग यूनिट, सब वर्ग यूनिट बोलते हैं, और 40 सब वर्ग यूनिट बोलते हैं, ठीक। ये समझ में आया। अब देखिए उसी को पढ़ेंगे। 70S किस में पाया जाता है, राइबोसोम, और 80S राइबोसोम किस में पाया जाता है, पहला यानी 70S प्रोकैरियोटिक माइटोकांड्रिया लवकों में पाया जाता है। यदि इसे तोड़ा जाए तो 50S और 30S में टूटती है, ठीक है, टूटती है या मिलकर बनी होती है। अब 80S क्या होता है, 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है तो उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जो हम लिक्विड वाला पदार्थ होता है, कोशिका का द्रव्य यानी कोशिका में जो वाटर होता है उसमें पाया जाता है। यदि इसकी बात तोड़ने की बात की किससे मिलकर बना हुआ था, तो ये हमारा 60S और 40S से मिलकर बना होता है, ठीक। ये था पॉइंट। और लास्ट पॉइंट क्या है, यह कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान तथा एंजाइम प्रदान करता है। सिंपल से समझिए, ये राइबोसोम है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है।
राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। ये वाला कोशिका पे, यानी ये वाली लाइन पढ़ते हैं, ये कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान तथा एंजाइम प्रदान करता है, इसीलिए इन्हें प्रोटीन संश्लेषण कारखाना यानी प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये लाइन लिखा है ना, तो ये आपका राइबोसोम टोटल था, ये राइबोसोम था। अब आते हैं हम, यानी राइबोसोम के बाद हम आते हैं लाइसोसोम पे। ठीक, लाइसोसोम क्या होता है, यहाँ से देखिए धूप कितनी अच्छी आ गई है, ठीक है, धूप आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लाइसोसोम, लाइसो मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग यानी तोड़ना, और सोमा मतलब बॉडी होती है। अब इसी को हम पढ़ेंगे, यानी क्या होता है, इन्हें प्रायः आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक, अब सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ये लाइसोसोम हमारे सेल के अंदर कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए ख़राब हो तो इसे मारने का, किल करने का काम करता है। ठीक, इसलिए क्या होता है, इसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ये है, यानी सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल यदि मर गया तो उसे क्या करता है, लाइसोसोम खा लेता है, खा के क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक, ये है पूरा इसीलिए क्या होता है, सुसाइडल बैग कहते हैं। ये एकल झिल्ली युक्त गोल छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, इसे हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक, हमारे अंदर लाइसोसोम यदि कम हो जाए तो तो हमारे अंदर जो होता है उसमें बहुत सारी दिक्कतें बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है, ये फैगोसाइट इन नेचर का होता है, ये फैगोसाइट यदि कोई चीज़ आए तो उसे खाने का काम करता है। ठीक है, दोबारा बता रहे हैं, ये है एकल झिल्ली नुमा यानी एक सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होती है। अब बताएंगे डबल मेम्ब्रेन कौन है और सिंगल मेम्ब्रेन का। डबल मेम्ब्रेन में आपके आएंगी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, और जितना भी बचा है सिंगल मेम्ब्रेन होता है। यानी डबल मेम्ब्रेन जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके ऊपर डबल लेयर, एक लेयर, दो लेयर, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन ज़्यादा करना है, इसीलिए इसे क्या होता है, डबल कोशिका भित्ति के अंदर रखा जाता है, यानी डबल मेम्ब्रेन होती है। और प्लास्टिड भी यहाँ लिख देते हैं, प्लास्टिड भी होती है। और सिंगल मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनेल, जितना बचा हुआ ऑर्गेनेल यानी इसके अंतर्गत आता है, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये भी बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे पढ़ा जाएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, प्राय यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, परंतु जंत कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा भक्षण की क्रिया प्रदर्शित करता है। क्यों पाया जाता है बताइए, यदि आपका यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें कोशिका में पाया जाता है, मगर जंतु कोशिका की बात की जाए तो ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उसे ये किल करने का काम करता है। ठीक है, किल करने का काम करता है। ठीक है, ये किल करने का काम करता है। अब इसमें आते हैं, लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की थी। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डूबे, यानी क्रिस्टियन सी डी डूबे लिख दिएगा तब भी चलेगा, क्रिस्टियन डी डूबे 1951 में की थी। ठीक, लाइसोसोम में लगभग 40 प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं। ठीक, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे होते हैं, ये था इसमें ये लाइसोसोम 40 प्रकार के जल अपघटनीय होते हैं। यह इंडोसाइटोसिस, यानी साइटोसिस मतलब क्या होता है, इंडोसाइटोसिस, यानी किसी भी चीज़ को ऐसे है तो बताइए, यहाँ सपोज ये पेन है तो क्या करता है, इंडोसाइटोसिस यहाँ रखा हुआ तो ऐसे आराम से पकड़ेगा, इंडोसाइटोसिस इसे ही कहते हैं। ठीक, ये से इसीलिए क्या होता है, अब दोबारा हम इसे बता रहे हैं कि क्या लाइसोसोम जो होता है इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द यानी सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, दोबारा बताते हैं, ये एकल झिल्ली मतलब इसमें केवल एक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए एक झिल्ली केवल पाई जाती है। अब ये जो होता है इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया होती है, यदि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइसोसोम के अंदर आएगा तो उसे मारने का काम करेगा। ठीक है, सेल के अंदर कोई भी तोड़ फोड़ होता है तो उसे साफ करने के लिए लाइसोसोम होता है। अब आते हैं आपकी हम गोल्जी बॉडी पे। गोल्जी बॉडी क्या होती है, ठीक, गोल्जी बॉडी क्या होता है, यह है जाली का नुमा नलिका तथा पुटिका यानी ट्यूबुलर तथा वेसाइकल की बनी जटिल संगठन होती हैं जो छोटी गोल पुटिका से घिरी होती हैं। ठीक, छोटी गोल पुटिका से घिरी होती हैं। अब किसने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसने डिस्कवरी थी, कमीलो गोल्जी, यानी कमीनो क्या होता है, वो कमीनो बोलते हैं ना, वो कमीनो नहीं, ये हमारे कमीलो एक नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी।
कब? 1898 में। इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। सैल्यूट है ऐसे आदमी को, ठीक है। गाल्जी बॉडी ये कहाँ पाया जाता है? दोबारा बताते हैं। ये ट्यूब्यूल तथा वेजाइकल की बनी जटिल संगठन होती है जो छोटी गोल पुटिका से घिरी होती है, ठीक। अब कमीलो गोल्जी 1898 में इनकी खोज की थी। इसीलिए इनको क्या था? नोबेल प्राइज़ से पुरस्कारित किया गया था, ठीक। नोबेल प्राइज़ एक अपने में बहुत बड़ा प्राइज़ है, समझें। अब आते हैं देखिए कहते हैं इसी का ये लाइसो यानी गाल्जी बॉडी पढ़ें, उसी का ये पॉइंट है। यह मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ये केवल यूकैरियोटिक मुख्यतः पाया जाता है, मगर स्तनधारी के आरबीसी में अतिरिक्त होता है। स्तनधारी के होता है जो मैमल होते हैं, मैमल के आरबीसी जो होती है उसमें भी गाल्जी बॉडी यानी कि अतिरिक्त होता है, ठीक। तथा श्रावण के यानी श्रावण कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक। अब आते हैं गाल्जी बॉडी की तारक की निर्माण यानी तारक की निर्माण यानी क्या? शुक्राणु में एक्रोसोम के निर्माण। अब शुक्राणु क्या होता है? हमारा जो स्पर्म होता है, सपोज ये आपका स्पर्म है, ठीक है। ये आपका जो स्पर्म है यहाँ से होता है, तो इसके अंदर जो ये सैक्रोसोम होता है और यहाँ आपका माइक्रोकांडिया होता है, ठीक। ये माइक्रोकांडिया, इसके अंदर जो सैक्रोसोम है ये भी हमारा क्या? यही हमारा गाल्जी बॉडी ही बनाता है, ठीक है। गाल्जी बॉडी बनाता है। अब वही हमसे पूछा क्या दिया है? ये यहाँ पर देखिए क्या दिया, ये आपका यानी शुक्राणु में एक्रोसोम जो होता है उसका निर्माण करता है। पीतक के रूप में यानी पीतक के रूप में श्रावण का भंडारण होता है, जो हमारे अंदर बाइल होती है उसका में निर्माण करता है। मेलानिन कणिकाओं के निर्माण में हार्मोन इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन क्या होता है? आपके जो पैंक्रियास से, जैसे आपका ये स्टमक था, ऐसे पढ़े हैं ना, स्टमक के बीच में क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ती जैसी संरचना थी, तो इसे हम क्या बोलते थे? इसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं, ठीक। पैंक्रियाज बोलते हैं। इसी से हमारा इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन यदि आपके निकलने का कम हो जाएगा तो शुगर के पेशेंट जो होते हैं इन्हीं के यानी इंसुलिन से होते हैं, उसका इंजेक्शन आता है। ऐसे इंजेक्शन होता है, यहाँ ऐसे इंजेक्ट कर दिया था पेट में, ऐसे क्या होता है? डाल के यानी पेट से ऊपर, पेट में नहीं, पेट के ऊपर ऐसे मार दिया जाता है, ठीक। ऐसे मार दिया जाता है तो अपना सुई लग जाता है, इंसुलिन पेन आता है, ठीक। ये था हमारा इंसुलिन के बारे में, हार्मोन बनाने के, ठीक। मेलानिन क्या होता है? आपका जो ब्लैक यानी क्या होता है? कभी कभी किसी को तिल हो जाता है, जैसे ये डिम्पल होता है, थोड़े गलिया के डिम्पल गोरे नहीं है, ठीक। ऐसे होता है, देखिए करिए ऐसे होता है। तो ये वाला जो पाया जाता है ये मेलानिन नामक पिगमेंट से होता है। हमारा बाल जो काला है वो भी मेलानिन नामक पिगमेंट से ही काला होता है, ठीक। इसका श्रावण की भूमिका करता है। अब हमारा सबसे बड़ा पार्ट, सबको कंट्रोल करने वाला, जितना भी कहीं भी कोई जाएगा इससे पूछ के जाएगा तो समझ लो उसकी खैर नहीं। वो भी क्या है? न्यूक्लियस, मास्टर ऑफ द सेल जिसे कहते हैं, ठीक है। मास्टर ऑफ सेल बोलते हैं। ये पूरे सेल को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल भी करता है, ठीक है। ये कंट्रोल करता है कौन? ये हमारा न्यूक्लियस। ये कहाँ पाया जाता है? प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिका में कम से कम एक लगभग गोल यानी जो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका जैसे हम सब लोग हैं, हम सब लोग में क्या होता है? एक पाया जाता है, यानी कम से कम एक लगभग गोल घनी उच्च स्तरीय संरचना से मिलकर बनी होती है, ठीक। जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, ठीक। ये बीच में पाया जाता है। अपवाद, कुछ अपवाद हैं, जैसे ट्यूब या फिलामेंट ऑफ द फ्लोएम और आरबीसी, यानी आरबीसी में हमारा एक आरबीसी है और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसमें अब्सेंट होता है, ठीक, आरबीसी में अंदर। और एक हमारा होता है फ्लोएम का जो सीव ट्यूब होता है उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बगल में कैम्पेनियन सेल होता है, इसका सारा कारभार कैम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस इसे देखता है, वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सीव ट्यूब था, ये सीव ट्यूब तथा आरबीसी में ये प्रेजेंट नहीं होता, ठीक बाबू। अब आते हैं इसकी खोज के बारे में, कौन किया था? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक 1831 में की थी। कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। अब इसके बाद वाला पॉइंट क्या दिया? इसमें केंद्रक रस या केंद्रक द्रव यानी केंद्रक आवरण यानी क्रोमेटिन तथा केंद्रिका भी पाया जाता है। जैसे आपका केंद्रक द्रव, सारी चीज़ें बता रहे हैं। केंद्रक रस ये आपका सपोज ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग भी पाई जाती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी पाया जाता है। ये सारी चीज़ वही बोल रहा है, ठीक है।
इसके अंदर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, क्रोमेटिन और केंद्रिका भी पाई जाती है। अब यहाँ से रासायनिक रूप में केंद्रक 80% प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कितना होता है 80%, 20% डीएनए, 5% आरएनए और तथा 3% लिपिड का बना होता है। ठीक, दोबारा बता रहे हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है। केंद्रक में यदि देखा जाए तो 80%, कितना बाबू, 80% आपका प्रोटीन होता है, अब 20% डीएनए होता है, 20% डीएनए होता है और ये 3 यानी 5% आपका आरएनए होता है, 3% लिपिड का बना होता है, ये जो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये देखो, ये आनुवंशिकता का वाहक होता है क्योंकि इसमें जनन के लिए तथा उपापचय परिवर्तन के लिए, जीवधारियों के व्यवहार के लिए अनुवांशिकी सूचना होती है। यानी ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसके पास ही डीएनए होता है जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक, इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए यहाँ से लिख दिया है ये, यानी क्या होता है, अनुवांशिकी सूचना उपस्थित इसके अंदर होती है। ठीक, अब आते हैं, ये जो न्यूक्लियस पढ़े उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, देखिए करिए, केंद्रक कला, यानी जो केंद्रक कला, केंद्रक का आवरण होता है, यानी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है किसका, न्यूक्लियस है, इसी के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, केंद्रक कला केंद्रक का आवरण होता है, आवरण मतलब का थैली होती है। ये क्यों होती है, जैसे इसके अंदर जो ये सब बोल लो, ये क्या है, कलर है, कलर की बताओ, ऊपर ये प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, आवरण बनाया गया कि नहीं, इसके अंदर कलर और स्याही सारी चीज़ें भरी हुई, इंक भरी हुई है। ठीक, तो इसको यदि ऊपर वाली कवरिंग हटा दे तो वो क्या होता है, शेप नहीं रहेगा। तो उसी तरह से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे कवर बना दिया गया, आवरण, इसलिए तो बनाया गया बाबू, सुरक्षित रहे। तो ये आपका न्यूक्लियस का सुरक्षित करने के काम करता है। केंद्रक रस या केंद्रक द्रव, इसमें शर्करा, यानी शर्करा मतलब शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, फास्फोरस हो गया, न्यूक्लिक एसिड आदि पाया जाता है। ठीक है, ये था बाबू केंद्रक कला और उसके आवरण। अब आते हैं न्यूक्लिक एसिड, यानी जो पढ़े हैं न्यूक्लिक एसिड किस में कहाँ पाया जाता है वो देखेंगे। ठीक, देखिए इसमें क्या पूछा, न्यूक्लिक एसिड, यानी जो ये न्यूक्लियस पढ़े हैं इसके अंदर कौन कौन सा एसिड पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहला क्या दिया, न्यूक्लिक अम्ल जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं, कौन से, जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं, तथा कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण यानी मैक्रोमॉलिक्यूल, अब मैक्रो मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, माइक्रो मतलब कम होता है, ये मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं। मैक्रो यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख दीजिए यहाँ से मेगा मॉलिक्यूल। ठीक है, मेगा मॉलिक्यूल लिख दीजिए। अब इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोटाइड नामक इकाई यूनिट के आपस में फास्फोडाइएस्टर बांड बनाते हैं, जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। जैसे ये आपका डीएनए है, मान लेते हैं यही डीएनए होता है ना, ऐसे ही डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ठीक, ये जो सामने डीएनए दिख रहा है ये डीएनए होता है, यही चीज़ होता है। ये किससे अटैच होता है बाबू, न्यूक्लियोटाइड नामक यूनिट कि आपस में जो का फास्फोडाइस्टर बांध बनाता है, जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है। ठीक, अब न्यूक्लियोटाइड शर्करा, इसकी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड शर्करा और नाइट्रोजन युक्त क्षार प्लस फास्फेट समूह मिलके हैं तो क्या बोलता है बाबू, न्यूक्लियोटाइड शर्करा, यानी न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, ये बराबर है। ठीक, अब न्यूक्लियस यानी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब नाइट्रोजन क्षार यानी फास्फेट ग्रुप से जुड़ते हैं तो उसे हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जो हमारा नाइट्रोजन युक्त क्षार है, यानी न्यूक्लियोसाइड प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार इसमें आता है। ठीक, अब न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए हो सकता है, एक आरएनए होता है। डीएनए का फुल नेम बता रहे हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का जो होता है यहाँ यानी क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक, अब डीएनए के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं और आरएनए के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका लगभग ये लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा क्या दिया, डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। ये पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज फास्फेट अम्ल
तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बनी होती हैं। अब प्यूरिन किसे कहते हैं? प्यूरिन जिसमें ए और जी रहता है उसे हम प्यूरिन कहते हैं। यहाँ पर बताते हैं, ये हमेशा जी से इतना, और ये जो सी है यानी सी हो गया, इससे ट्रिपल बॉन्ड से थायमिन से, यानी ए हमेशा जी से अटैच रहता है, सी हमेशा टी से अटैच रहता है, यानी टी की जगह यूरेसिल आरएनए में हो सकता है, होता है। ठीक है, ये इससे डबल बॉन्ड से और ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है। तो ये क्या कहता है, डीएनए जो है, ठीक, कौन डीएनए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पेंटोज शुगर, जिसे क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबो फास्फेटिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलकर बने होते हैं। अब प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन यानी एडेनिन और ग्वानिन मिलकर हमारे प्यूरिन बनाते हैं। पिरिमिडीन क्या होता है? जिसे साइटोसिन और थायमिन मिलकर हमारे कौन सा बनाते हैं? पिरिमिडीन बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ से आरएनए पे आते हैं। आरएनए क्या होता है? आरएनए राइबोज यानी राइबोज शर्करा तथा फास्फोरिक अम्ल के साथ नाइट्रोजन युक्त क्षारों से जुड़े बनते हैं। अब इसमें प्यूरिन तो सेम रहेगा, ए और जी। इसमें पिरिमिडीन की जगह साइटोसिन तो सेम यानी सेम रहेगा, यानी थायमिन की जगह इसमें क्या हो जाएगा बाबू? यूरेसिल हो जाएगा। ये था पूरा लेक्चर हमारा किसका? सेल ऑर्गेनेल का। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।